नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन पॉलिटी की क्लास है और अभी तक हम लोगों ने भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में क्या किया है, अध्ययन किया है और उसके अनुसार हम लोगों ने पूरी पॉलिटी को रिवाइज किया है। अब हमें करना है संविधान के प्रमुख भाग, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और संविधान के प्रमुख संशोधन। इतना करने के बाद दोस्तों पॉलिटी हमारी पूरी रिवाइज हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से आपको ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे और आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल दबाइए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो याद रखिएगा, आर ओ यूपी पीसीएस के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अटेंड करनी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर परीक्षा में मिलेंगे, ठीक। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ये हम लोग आज पूरा तैयार करेंगे और वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ इस लेक्चर को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न यूपी पीसीएस में, आर ओ में, सभी एग्जाम्स में आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, आप लोगों को समझना भी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसके कुछ प्रावधान लागू भी हो गए। 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है, ठीक। इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको पता है दोस्तों, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, केवल बच्चे स्कूल में लड्डू नहीं खाने जाते, झंडारोहण नहीं होता केवल। यहाँ पर हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि हम एक गणतंत्र है। हमारे देश का जो मुखिया है, प्रमुख है, वो जनता द्वारा निर्वाचित है। अब आप कहेंगे सर हमारे देश का प्रमुख है कौन, तो मैं कहूँगा राष्ट्रपति। तो आप कहेंगे सर उसको तो हम लोग नहीं चुनते, तो मैं कहूँगा कि आप नहीं चुनते तो कौन चुनता है, भारत के लोग ही तो चुनते हैं। हाँ, सीधे मतदान नहीं करते, हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं वो लोग मतदान करते हैं। अर्थात अप्रत्यक्ष तरीके से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है जनता के द्वारा, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणी मत द्वारा इसका चयन होता है, ठीक। याद रखिएगा, क्लियर। मूल जो संविधान था दोस्तों, मूल संविधान जो था, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, ठीक। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वर्तमान की स्थिति है वो क्या है, वर्तमान की स्थिति क्या है, एट प्रेजेंट की बात किया जाए तो अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 पहुंच चुकी है, 470 पहुंच चुकी है। भाग कितने हैं, 25, और अनुसूचियां कितनी हैं, 12, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भाग आपके हैं 25, 25 से कितने हो गए, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग देखिए, 470 अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां, ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया। अब दोस्तों, अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक देखिए चार्ट मैंने प्रदर्शित किया आपके लिए, और हम यहाँ पर अब ट्रिक के माध्यम से संविधान के प्रमुख भागों को देखेंगे, लर्न करने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है।
संघ और उसके राज्य क्षेत्र या संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बात की गई। ठीक है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 1 से 4। ये भी याद रखना है, याद रखिएगा सब विषय क्या है और अनुच्छेद कौन से हैं, और उसको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विषय और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और यू से यूनियन, यू से हमने यू को ट्रिक ले लिया। संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप या नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख है नागरिकता का, और सी से सिटीजनशिप है, और सी से आपकी कैन ट्रिक हो गई। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 में मौलिक अधिकार जिन्हें बोलते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। एफ से फंडामेंटल राइट और एफ से फ्लाई इज द ट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा एफ से आपका फ्लाई ट्रिक हो गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और डी से डायरेक्टिव, डी से हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है ट्रिक में। क्या ले लिया है? डायरेक्टली। ध्यान देते चलिएगा, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपको इसके बाद कभी दिक्कत होगी ही नहीं संविधान के प्रमुख भाग याद करने में। ठीक, चलिए भाग 4 का या 4(1) इसमें क्या है दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन है, और फंडामेंटल ड्यूटी का एफ हम ट्रिक के रूप में लेंगे। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का या 51(1) फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। हम लोग सभी अनुच्छेदों में देख चुके हैं, कल हम लोग अनुच्छेद में पूरा देख चुके हैं, कल परसों के लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ पर एफ से फंडामेंटल और एफ से फ्रॉम यहाँ पर ट्रिक हो गई। ठीक, इतना याद हो गया सबको। अब इधर देखिए 1 2 3 4 4(1) और यहाँ पर ट्रिक क्या हो गई? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम। याद हो गया दोस्तों? सब लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उम्मीद करता हूँ सबको स्पष्ट हो गया होगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम। ठीक है, ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों? आगे भाग 5 यूनियन या संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151। ठीक है, और यहाँ पर यू से हम लोगों ने ले लिया यूनियन का यू ट्रिक के तौर पे, और यहाँ पर हमारा ट्रिक क्या हो गया? यू से यूनाइटेड। ठीक, फिर भाग 6 स्टेट्स या राज्य से संबंधित है। जो स्टेट्स का एस हमने ट्रिक के तौर पर लिया। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 151 से लेकर 237। ठीक है, याद करिएगा एस से स्टेट्स, तो स्टेट को एज ए स्टेट्स मैंने पूरा ही ट्रिक के तौर पर ले लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को सही लग रहा होगा। भाग 8 यूनियन टेरिटरीज, तो यू हमने ट्रिक के तौर पर ले लिया यूनियन टेरिटरीज का, और याद रखिएगा यू से यूजिंग यहाँ पर ट्रिक हो गई। ठीक है, यू से यूजिंग यहाँ पर ट्रिक हो गई। अब यहाँ पे आर्टिकल कौन सा होगा दोस्तों? तो 239 से लेकर 242। ठीक है, कोई भी चीज छोड़िएगा नहीं जितनी बताई जा रही है। इसके बाद आ जाते हैं भाग 9 पर। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 से 243(o), और यहाँ पर दोस्तों नोट करिएगा पंचायत का पी, और पी से ट्रिक क्या हो गई यहाँ पर? पैरा इज द ट्रिक। पैरा इज द ट्रिक। भाग 9(1) या 9 का म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है, नगर पालिकाओं से। एम हमने लोगों ने ट्रिक के तौर पर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एम से मिलिट्री हमारी ट्रिक हो गई। ठीक दोस्तों, बताइए फटाफट से सबको स्पष्ट है कि नहीं है?
चलिए आर्टिकल्स भी आपको याद रखना है, 243P से 243ZZ। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या थी? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, इसके आगे हमारी ट्रिक क्या हो गई? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री। ठीक है, क्लियर? पूरा क्या है? पैरामिलिट्री ऑपरेशंस स्पेशल रॉकेट, ये पूरी ट्रिक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री ऑपरेशंस स्पेशल रॉकेट, ये आपकी ट्रिक है संविधान के प्रमुख भाग को याद करने की। क्लियर? चलिए 9A के बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे 9B पर। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। तो कोऑपरेटिव का ऑपरेटिव से हम लोगों ने ओ ले लिया ट्रिक के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेशंस बना लिया, ओ से ऑपरेशन ट्रिक बना लिया। ठीक है, रेलेवेंट आर्टिकल 243ZS से 243ZT। इसके बाद भाग 10, इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, तो एस से हम लोगों ने ट्रिक के तौर पर ले लिया इसको, और यहाँ पर एस से हमारी ट्रिक क्या हो गई? स्पेशल ट्रिक हो गई। ठीक है, एस से हमारी स्पेशल ट्रिक हो गई। आगे बढ़ जाते हैं भाग 11, रिलेशनशिप्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच संबंध। 245 से 263 अनुच्छेद है, और रिलेशंस का आर हम लोगों ने ट्रिक के तौर पर लिया, और आर से रॉकेट यहाँ पर ट्रिक हो गई। ठीक है, मैंने क्या बताया था? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री ऑपरेशन स्पेशल रॉकेट, ये आपके संविधान के प्रमुख भाग को याद करने की जबरदस्त ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बिल्कुल आराम से प्रमुख भाग को याद कर सकते हैं। देखिए, भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यू से यूनियन ट्रिक हो गई। सेकेंड भाग में सिटीजनशिप है, यू सी से कैन ट्रिक हो गई। तीसरा फंडामेंटल राइट, एफ से फ्लाइट ट्रिक हो गई। चौथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डी का डायरेक्टली ट्रिक हो गई। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, एफ से फ्रॉम ट्रिक हो गई। ठीक, इसके बाद 5 यूनियन, यू से यूनाइटेड ट्रिक हो गई। 6 स्टेट्स, एस से स्टेट्स ट्रिक हो गई। फिर 7 डिलीटेड है, 8वां यूनियन टेरिटरीज, यू से यूजिंग ट्रिक हो गई। फिर 9 पंचायत, पी से पंचायत, पी से पैरा ट्रिक, और 9A म्यूनिसिपैलिटीज, एम से मिलिट्री ट्रिक हो गई। और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओ से ऑपरेशन ट्रिक हो गई। एस भाग 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, एस से स्पेशल ट्रिक हो गई। और भाग 11 रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन यूनियन एंड स्टेट्स, तो आर से रॉकेट ट्रिक हुई। तो ट्रिक क्या बनी? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री ऑपरेशन स्पेशल रॉकेट। दिस इज द ट्रिक। ट्रिक कैसी लगी जरूर से बताइएगा आप सभी दोस्त लोग। ठीक है, यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, सिटीजनशिप, सी से सिटीजनशिप, ऐसे आप लोग लिख लेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी से डीपीएसपी, फ्रॉम एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से यूनाइटेड है ना। फिर भाग 5 में क्या आता है? यूनियन, संघ आता है। एस स्टेट्स, भाग 6। ठीक है, और भाग 8 में यूनियन एंड सॉरी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक, इसके बाद पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज, ओ से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज,
और आर से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, बेहतरीन ट्रिक है और कभी भी आपको नहीं भूलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक, पूरा मैंने ट्रिक डिकोड करके बता दिया आपको, और इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, क्लियर है दोस्तों? फटाफट से बताइए, यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये ट्रिक हो गई। अब देखिए कुछ भाग और हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए भी एक मैंने ट्रिक बना ली है। चलिए आइए, भाग 14 जिसमें क्या है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में। तो सर्विसेज का एस हो गया और यहाँ पे एस को ट्रिक ले लिया। भाग 14 का या 14 ट्रिब्यूनल से संबंधित है, तो ट्रिब्यूनल का यहाँ पर ट्री आपका क्या हो गया, ट्रिब्यूनल का टी ले लिया। ठीक है, और अनुच्छेद 323 ए से 323 बी ये रेलेवेंट आर्टिकल हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने टी को ट्रिक के तौर पर ले लिया। इसके बाद भाग 15 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन का ई ट्रिक ले लिया। निर्वाचन 324 से 329 है, 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र है। इस इलेक्शन ई आपकी ट्रिक हो गई। इसके बाद भाग 18 इंपॉर्टेंट जो है उसी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो प्रोविजंस का पी यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिक के तौर पे ले लिया। ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में इनका उल्लेख है, और पी से प्रोविजन, पी से पी इज द ट्रिक। और भाग 20 आपका किससे संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से, और सी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और सी से आपका यहाँ पर ट्रिक हो गई सी। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो गई है, स्टेप सी याद रखिएगा। स्टेप सी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री ऑपरेशंस स्पेशल रॉकेट। और फिर जो अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल है, भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनके लिए ट्रिक है स्टेप सी। ठीक है, भाग 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, तो आपका क्या आ गया, एस ट्रिक हो गई। भाग 14 का ट्रिब्यूनल टी ट्रिक हो गई। भाग 15 में इलेक्शंस ई ट्रिक हो गई। भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस पी ट्रिक हो गई, और भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो स्टेप सी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब भारतीय संविधान के प्रमुख की परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए तो एक बार दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें आप सभी दोस्त लोग। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना से शुरू करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना से शुरू करेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण सूचना यहां पर आपके सामने मैं शो करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां आपके सामने है, और यहाँ पर दोस्तों
आप सबको पता है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो पहले जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचियों की संख्या थी 8। कब थी 8? ये 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी ना दोस्तों? जल्दी से बताइएगा सब लोग, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब इसके बाद वर्तमान में एट प्रेजेंट की बात करें। अगर एट प्रेजेंट की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में क्या है अनुसूचियों की संख्या? 12 अनुसूचियां, ठीक है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, नोट करिएगा। पहले कितनी थी? 8 थी, अभी कितनी है? 12 है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, और कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसका कारण 2 महीने वेट क्यों किया गया? 2 महीने वेट इसलिए किया गया, क्यों? क्योंकि हम लोग दिसंबर 1929 का लाहौर प्रस्ताव याद करिए, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। उसमें कहा गया था कि प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती, और ऐसा लगातार किया गया 1947 से पहले तक, ठीक? तो 15 अगस्त की तिथि को हमें आजादी मिल गई, लेकिन 26 जनवरी चूंकि एक ऐतिहासिक तिथि थी, हिस्टोरिकल डेट थी, उसको हिस्टोरिकल बनाए रखने के लिए क्या किया गया? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, और हम क्या बने? गणतंत्र बने या रिपब्लिक बने। क्लियर हुआ? फटाफट से बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है? जितने लोग हैं सब लोग स्पष्ट रूप से लिख के बता दीजिए। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए, ठीक है, सबको स्पष्ट हो गई बात। 8 शेड्यूल थे 26 नवंबर 1949 को, और वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूचियां, ठीक है ना? अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1949 को, अभी कितने हैं? लगभग 470। मूल अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उनमें सब आर्टिकल्स को अगर जोड़ लिया जाए, उप अनुच्छेदों को जोड़ लिया जाए, तो टोटल 470 के आसपास हो गए, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अनुसूचियों को याद कैसे करें दोस्तों? अनुसूचियों को याद कैसे करें? तो अनुसूचियों को याद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। सबसे पहली बात ये कि आरओ की संपूर्ण तैयारी के लिए विजय बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों 80 से 85 दिन आपके पास है, और आरओ की परीक्षा का पैटर्न क्लियर हो गया है। अब आपका आरओ का केवल एक पेपर होगा 200 क्वेश्चन का, ठीक है? और इस 200 क्वेश्चन के एक पेपर में आपको पता है जीएस भी होगा, हिंदी भी होगा, 140 जीएस 60 हिंदी, 3 घंटे का पेपर होगा, और इसमें अब तगड़ी फाइट होने वाली है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि कई पालियों में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, ठीक? अच्छी तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय मिल गया है, तो आप प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं हमारे विजेता बैच में, जो आपका एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक? चलिए, सबसे पहले यहां पर पहली अनुसूची, पहले हम लोग अनुसूचियों के बारे में देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या है, ठीक है? ये पहले जानेंगे, और फिर ट्रिक जो मैंने बनाई है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले पहली अनुसूची, इसमें क्या उल्लेख है? राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है? पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? इसको याद रखिएगा। कोशिश करिए दोस्तों आप लोग इंग्लिश में याद करिए, कोशिश करिए इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि जो ट्रिक है वो इंग्लिश में ही है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है? पहली अनुसूची क्लियर हो गई बात, सभी दोस्तों को स्पष्ट है, ठीक है? बढ़े आगे, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से, यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पहले शेड्यूल अनुसूची में, पहले शेड्यूल में, ठीक? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड।
अब दूसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। यहां पर दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते और परिलब्धियां। क्या है, वेतन भत्ते और परिलब्धियां, सैलरी, अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान रखना है, सैलरी, अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, क्लियर है। आप देखिए यहां पर दोस्तों, आपको मैं एक लेटर पे गोला कर रहा हूं, मैं एक एक लेटर पे गोला करते जा रहा हूं। टेरिटरी का टी मैंने गोला कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने इमोल्यूमेंट्स का ई गोला कर दिया। तो ध्यान रखते चलिएगा, जो मैं गोला कर रहा हूं उसको ध्यान रखते चलिएगा आप सभी लोग, ठीक। अब देखिए यहां पर ये टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, चलिए देखा जाए क्या पूछा जाता है दोस्तों। देखिए इसमें किसके किसके वेतन भत्ते और परिलब्धियों की बात की गई है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और याद रखिएगा, प्रतिवर्ष भाग और अनुसूची से क्वेश्चन आता है मैच कराने के लिए, या सिंगल लाइनर मल्टीपल स्टेटमेंट, और 90% छात्र गलत करके आता है, ये भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। और आप में से काफी सारे लोगों ने परीक्षाएं दी होंगी, आप अपना अनुभव भी शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, ईमानदारी से बताइएगा सही बात है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं, जल्दी से बताइए। इसमें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये याद रखना है आपको, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल। इसको नोट कर लीजिएगा सभी दोस्त लोग, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भूल गया तो मल्टीपल स्टेटमेंट का प्रश्न आयोग बनाएगा और वो आप गलत कर देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये भूलना ही नहीं है किसके किसके वेतन भत्ते की बात की गई। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं मेन, सबके बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के, राज्य विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्य विधान परिषद के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जजेस और सीएजी। याद रखिएगा, ना इससे ज्यादा कोई ना इससे कम कोई, इतना याद रहेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, याद रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना चाहिए। और एक काम दोस्तों जरूर करना चाहिए आपको, एक काम आप लोग को जरूर करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए कि अगर सेशन वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साझा कर दीजिए, ठीक। चलिए, वेतन भत्ते परिलब्धियां। तीसरा आपको क्या याद रखना है, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप, मतलब क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई। शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है, ठीक, याद रखिएगा। तो किसकी किसकी शपथ और प्रतिज्ञान, तो यहां पे मैं लेटर कौन सा अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पर मैं लेटर अंडरलाइन कर रहा हूं ए। ध्यान देते चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब शपथ और प्रतिज्ञान की बात हो रही है, तो यहां पर किसकी किसकी शपथ की बात हो रही है, तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इससे भी प्रश्न आता है, ठीक। तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, मतलब जो आपके मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स मतलब यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, एमपी कैंडिडेट, ठीक है। संसद के सदस्य, एमपी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, एमएलए ऑब्लिक एमएलसी, और राज्य विधानमंडल के
सदस्य एमएलए ऑब्लिक एमएलसी कैंडिडेट, और यहाँ पे सदस्य में क्या आ गया, या तो एमएलए और या तो एमएलसी। ठीक, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों सबको? फटाफट से बताइए। सबको स्पष्ट है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपी के कैंडिडेट्स, चुनाव लड़ने वाले जो हैं, सीएजी, एमपी जो बन गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए एमपी एमएलए बनने वाले कैंडिडेट जो योग्य हैं, आवेदन कर रहे हैं, और राज्य विधानमंडल के सदस्य एमएलए एमएलसी जो बन गए हैं, और हाईकोर्ट के जजेस। क्लियर हो गया? स्पष्ट हुआ कि नहीं? किसके किसके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है तीसरी अनुसूची में, तो याद रखिएगा इन सब के बारे में। किसकी बात नहीं की गई ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिए किसकी बात नहीं की गई है, तो दो लोगों की बात नहीं की गई है। किसकी किसकी बात नहीं की गई है? राष्ट्रपति की बात नहीं है, और राज्यपाल की बात नहीं। ठीक है, दो लोगों की बात नहीं है, राष्ट्रपति की बात नहीं है और राज्यपाल की बात नहीं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो कैसे याद रखेंगे इन लोगों ने? याद ऐसे रखेंगे कि जो शपथ दिलाता है उसका उल्लेख नहीं है इसमें। जो शपथ दिलाता है उसका उल्लेख यहां पर नहीं है। याद रखिएगा, केंद्र के स्तर पर शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राज्य के स्तर पर कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो इन दोनों का उल्लेख यहां पर नहीं है, याद रहेगा। जल्दी से बता दीजिए आप सभी दोस्त लोग, फटाफट से बताइए, फटाफट से दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। देखिए, आप सभी दोस्तों से बोलूंगा, जो लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है? चौथी अनुसूची में दोस्तों फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, स्टेट्स एंड यूटीज। और यहां पर राज्यसभा का आर मैंने क्या कर दिया है, यहां पर राज्यसभा का आर मैं क्या कर रहा हूं? गोला कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्यों गोला करते चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पता चलेगा आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? चलिए, चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट आ जाइए, पांचवी अनुसूची। आप पांचवी अनुसूची के बारे में बात करते हैं, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान, मतलब शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो आपके पांचवी अनुसूची में मेंशन्ड है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, सभी दोस्त लोग? तो यहां पर मैंने क्या किया? प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो मैंने यहां पर शेड्यूल्ड का एस जो है क्या कर दिया? गोला कर दिया। समझ में आया? जल्दी से बताइए आप सभी दोस्त लोग। ठीक, फटाफट से। सबको समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूं। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। यहां तक अगर आपको स्पष्ट है तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से लिखकर बता सकते हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, लेकिन हमारे पास अब समय है, 60 दिन है यूपीपीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी, इसलिए उस हिसाब से चल रहे हैं। बूस्टर हल्की हल्की वीडियो है, लेकिन ये बहुत काम वाली वीडियो है, याद रखिएगा। ठीक है, आप सब लोग इसको एग्री करेंगे। एक एक दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको डेली इन वीडियो से। क्लास तो निश्चित चलनी है, पर डे निश्चित ही चलनी है, ये मान के चलेगा। ठीक है, और एक क्लास करंट अफेयर की आपकी बढ़ी है, तो करंट अफेयर का अभी
समय जो है वो मैं डिसाइड कर रहा हूं, ठीक है, और रात में संभवतः या शाम को 4 बजे चलेगा वो, ठीक है, लेकिन ये क्लास सुबह जीएस वाली कंफर्म है। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाइए छठी अनुसूची, 6 शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान, ठीक है, याद रखिएगा। ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज के यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है, लेकिन केवल 4 राज्यों में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ में आ गई बात? केवल 4 राज्यों में ही, क्यों? क्योंकि इन 4 राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, ज्यादा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 स्टेट कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और आप समझिए कम से कम 1000 टाइम ये 4 राज्यों के नाम विभिन्न तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। छठी अनुसूची में किन राज्यों की बात की गई? क्लियर है? जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ट्राइबल एरियाज को हम अदर शेड्यूल्ड एरियाज भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने ओ को गोला कर दिया। क्यों गोला किया आपको पता है, ठीक है, आप सबको पता है, क्योंकि हम लोग एक अच्छी ट्रिक भी बना रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? चलिए 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन बेसिकली इसमें है। और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या है? शक्तियों का विभाजन किसमें होता है? संघ में होता है। और संघ को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं संघ को, ठीक है। तो 7 शेड्यूल द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो याद रखिएगा, संघ या फेडरेशन को यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एफ को गोला कर दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से बताते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। और भाषाएं कौन सी? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो यहां पर क्या किया? ओ को गोला कर दिया। सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए आप सबको, क्लियर? चलिए 22 भाषाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा अभी इस समय। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और संसद के अधिनियम और विनियमों की चर्चा की गई है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर बेसिकली एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन लैंड इन 9th शेड्यूल। तो यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर आपके लिए जो कीवर्ड है वो है लैंड, लैंड रिफॉर्म, और उसका एल हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया? गोला कर दिया, ठीक। चलिए भाई यहां तक स्पष्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल। ये बहुत फेमस है दोस्तों, ये बहुत फेमस है, एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से इसे जाना जाता है, दल बदल विरोधी या निरोधक अधिनियम। क्लियर है ना दोस्तों? जल्दी से बताइए आप लोग, क्लियर है? एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कोई भी सदस्य अगर चुने जाने के बाद पार्टी बदलता है, पार्टी चेंज करता है, तो स्पीकर अगर चाहे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकता है और उसे सदन की सदस्यता के लिए
अयोग्य ठहरा सकता है। और यही कारण है दोस्तों, आपको पता होगा जब बीजेपी की सरकार बनी, इस बार एनडीए की सरकार बनी, तो टीडीपी और जेडीयू अर्थात चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों ही स्पीकर का पद चाह रहे थे कि उनके पास हो, क्योंकि स्पीकर का पद जिसके पास होता है वो क्या होता है, वो सेवियर का काम करता है, वो रक्षक बन जाता है, ठीक है, अपने विधायकों की, अपने पार्टी के सांसदों की रक्षा कर सकता है। क्लियर है, सबको स्पष्ट हो गई बात? ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान 10 शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, तो इसलिए यहां पर डी ले लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? और ये जोड़ा कब गया दोस्तों? ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में ये अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल, इसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर कीवर्ड क्या है? पंचायत। यहां पर कीवर्ड क्या है? पंचायत। ठीक, और इसका पी मैंने गोला कर दिया है। इसमें विषय कितने हैं? तो ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, 29 विषय। देखिए, हर एक वीडियो से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ठीक, पी को हमने गोला कर दिया। अब 12वीं अनुसूची। अच्छा, ये जोड़ा कब गया दोस्तों? ये जोड़ा कब गया, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, याद रखिएगा। ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और 24 अप्रैल को हम लोग क्या बोलते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखें। अब दोस्तों 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, और नगर पालिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। ठीक, ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी का एम हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया? गोला कर दिया। ठीक है, अब इसमें विषय कितने हैं ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इसमें जो विषय हैं वो आपके हैं 18, 18 सब्जेक्ट्स आर देयर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसको कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह अधिनियम कब लागू हुआ, जल्दी से बता दीजिए, यह अधिनियम कब लागू हुआ, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था, और ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, इसको भी आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? बहुत सारे लोग यहां तक देख के सेशन छोड़ के चले गए, उसका कारण बताता हूं आपको। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यहीं सेशन खत्म हो गया, लेकिन यहीं नहीं खत्म हो गया, अब तो सेशन शुरू हुआ है, क्योंकि अब तो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। अब तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है, याद रखिएगा, 12वीं नहीं जोड़ी गई, 11वीं नहीं जोड़ी गई, 10वीं नहीं जोड़ी गई, और
और यहां पर 9वीं भी नहीं जोड़ी गई है, तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, मतलब प्रथम संविधान संशोधन। उन्नीस सौ इक्यानवे में से जोड़ा गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कमेंट्स आप लोग के नहीं देख पा रहा हूं, सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। अब देखिए जो शेड्यूल्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। अब देख लेते हैं जो लेटर्स हम लोगों ने गोला किए हैं, क्या क्या लेटर्स गोला किए हैं। पढ़ते चलिएगा। देखिए पहली अनुसूची में टी, ठीक है, दूसरी अनुसूची में इमोलमेंट का ई, तीसरी अनुसूची में ए अफर्मेशन का, चौथी अनुसूची में आर राज्यसभा का आर, पांचवी अनुसूची में एस। तो यहां पर क्या बन गया दोस्तों? यहां पर TEARS क्या बना दोस्तों? TEARS क्या बना यहां पर? बोलिए भाई सभी लोग। TEARS, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है। इसके बाद यहां पर छठी अनुसूची में ओ और सातवीं अनुसूची में एफ फेडरेशन का। तो यहां पर क्या बना? ऑफ, टीयर्स ऑफ, ठीक है। बोलिए भाई सभी दोस्त लोग, ट्रिक समझते चलिए, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो याद करना पड़ेगा। टीयर्स ऑफ, 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज का ओ, 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म का एल, 10वीं अनुसूची में डिफेक्शन का डी। तो क्या आ गया यहां पर? आ गया यहां पर ओल्ड, क्या आया? ओल्ड, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड, यहां पर क्या आया? पी 11वीं अनुसूची में पी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का एम 12वीं अनुसूची में। तो यहां पर क्या हो गया? पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बन गया ना? क्या ट्रिक बना दोस्तों? ट्रिक क्या बना? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का टी, ओथ अफर्मेशन, सॉरी सैलरी अलाउंसेस इमोलमेंट्स का ई, इमोलमेंट्स का ई, ओथ अफर्मेशन में ए का अफर्मेशन का ए, राज्यसभा का आर, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज का एस, 5 अनुसूची हो गई। ट्राइबल एरियाज को हमने अदर शेड्यूल एरिया लिखा, 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ फेडरेशन शक्तियों का विभाजन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ओ, एल का लैंड रिफॉर्म, डी का डिफेक्शन, पी का पंचायत, एम का म्यूनिसिपैलिटी। क्लियर हो गया? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, स्पष्ट हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं, ठीक है। आप देखिए सभी लोग, देखिए टेरिटरी, एमोलमेंट, अफर्मेशन, राज्यसभा एंड शेड्यूल एरियाज। क्लियर है कि नहीं है? बताइए शेड्यूल कौन कौन सा है? तो पहला शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड शेड्यूल सैलरी अलाउंसेस एंड एमोलमेंट्स, थर्ड शेड्यूल ओथ अफर्मेशन, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा और फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। क्लियर हो रहा है? समझते चलिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसके बाद फिर से आ जाइए, देखिए ऑफ अदर शेड्यूल एरियाज, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची में फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरेशन, ठीक है। क्लियर? ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर क्या है? इसको हटा ही देते हैं दोस्तों, फिर से बता देते हैं आपको।
टीयर्स ऑफ, यहाँ पर हो गई छठी अनुसूची अदर शेड्यूल एरियाज अर्थात ट्राइबल एरियाज, और यहाँ पर फेडरेशन अर्थात संघ अर्थात शक्तियों का विभाजन, तीनों अनुसूचियों की बात की गई। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर ओल्ड, ओल्ड में आ जाइए। ओल्ड में आइए दोस्तों आप लोग, ओल्ड में क्या क्या है देखिए। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्लियर है सब लोग बताइए। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स, 10वीं अनुसूची डिफेक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, उसका हमने क्या ले लिया, डिफेक्शन ले लिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए पीएम। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए फिर से पीएम में दो ही शब्द हैं, पंचायत और नगर पालिका। पंचायत की 11वीं अनुसूची हो गई और नगर पालिका की 12वीं अनुसूची हो गई। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाए। तो आपकी ट्रिक क्या बन गई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ मैं आपको लिख के बता भी रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक स्लाइड में लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आप सबको याद भी हो जाए। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, याद रखिएगा इमोलुमेंट्स। ठीक है, अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया अर्थात ट्राइबल एरियाज, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, एफ से आपका हो गया फेडरेशन अर्थात संघ, मतलब क्या होता है, शक्तियों का विभाजन, यही तो होता है ना दोस्तों। ठीक, ओ से हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से आपका हो गया लैंड रिफॉर्म्स, डी से हो गया आपका डिफेक्शन, पी से आपका हो गया पंचायत, एम से आपका हो गया म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी। सब लोग बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। क्लियर, सभी दोस्तों को स्पष्ट हुआ, जल्दी से बताइए। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए। ठीक है, राज्यसभा में जो सांसद वहां पर चुन के जाते हैं तो किस राज्य से कितने चुनकर जाएंगे, तो ये जनसंख्या के अनुपात में राज्य को सीटें अनुपात अलॉट की जाती हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो वही आपका चौथी अनुसूची में दिया गया है, मेंशन्ड है। सबको स्पष्ट हुआ कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर दोस्तों, सबको स्पष्ट हो गया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है इसको भूलिएगा नहीं, इसको
भूलिएगा नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज आपके परीक्षा के लिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक स्पष्ट है दोस्तों? तो चलिए ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन, और करंट अफेयर के सेशन के लिए वेट करिए, या तो शाम को 4 बजे और या तो आपका रात में 9:30 पे आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि 2 सेशन चलाने हैं, एक ये वाला जो चल रहा है ऑलरेडी, ये तो चल ही रहा है जीएस वाला, और करंट अफेयर भी चूंकि स्टार्ट करना है ज़रूरी है, बच्चों की मांग भी, अब एग्जाम एकदम आपका करीब है, तो करंट अफेयर भी रेगुलर कर रहे हैं दोस्तों। तो एक बार ये बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि आप लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू चाहते हैं कि केवल एमसीक्यू चाहते हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। थ्योरी प्लस एमसीक्यू चाहते हैं कि केवल एमसीक्यू चाहते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर षष्ठी जी, पूजा जी, अनस जी, शिवजी यादव जी, अफरोज जी, जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से थोड़ा बता दीजिए, आप लोग पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू अलग अलग चाहते हैं कि एमसीक्यू के माध्यम से ही रेलेवेंट थ्योरी रिवाइज करा दी जाए? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसके हिसाब से सेशन को लॉन्च किया जाएगा। जल्दी से सभी लोग फटाफट से बताइए, आप लोग थ्योरी के बाद एमसीक्यू चाहते हैं कि हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ही प्रश्न डिस्कस करें, फिर उसकी रेलेवेंट थ्योरी देख लें, ऐसे चले, रिवर्स चले कि सीधा सीधा चले? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप सब लोग। देखिए सबको बताना है बेटा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू तो आप तो सीधा आंसर लिख रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रश्न के माध्यम से ही रिलेवेंट थ्योरी बताई जाए कि पहले थ्योरी अलग से पढ़ा दी जाए फिर क्वेश्चन अलग से कराया जाए? ये बताइए, ये आपको बताना है, ठीक है? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। बताइए सभी लोग। ठीक है, सीधा सीधा, देखिए ज्यादातर लोग सीधा सीधा चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सीधा सीधा के लिए ये हो सकता है कि देखिए अब जो सीधा सीधा वाला चीज है, ठीक है, जो थ्योरी है वो पढ़ने में बहुत बच्चा इच्छुक होता नहीं, तो वो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, वो मैं थ्योरी वाला पोर्शन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी खेल पुरस्कार, वो मैं रिकॉर्डेड डालूंगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे, और बाकी एमसीक्यूज की सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और थ्योरी वाला अभी आपकी आई दृष्टि आने वाली है, ठीक है, कल संभवतः लॉन्च हो गई है और 1-2 दिन में मार्केट में आ जाएगी, तो आई दृष्टि ही शुरू करा देंगे थ्योरी के लिए, और क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में आज से शुरू करवा देना, ठीक है? सभी दोस्तों को स्पष्ट है ना, क्लियर? चलिए, तो आप सभी लोग सेशन का वेट करिए अनाउंसमेंट का, और रात में संभवतः ये सेशन आपका 9:30 तक चलेगा, ठीक है? उससे पहले 4 बजे भी आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।